नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। विगत दिनों से औद्योगिक समाजशास्त्र पे हम चर्चा कर रहे हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र पे हमारे जो चिंतक हैं, सबसे पहले हमने कार्ल मार्क्स का चिंतन देखने का प्रयास किया। कल हमने इमाइल दुर्खीम का। उसी कड़ी में आज हम मैक्स वेबर का चिंतन करेंगे। 21वीं सदी औद्योगिकरण, औद्योगिक समाज और औद्योगिक मजदूर, इंडस्ट्री में लगने वाले लेबर, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल लेबर की वास्तविकता को प्रदर्शित करती है। हमारा पूरा का पूरा समाज जो है आजकल औद्योगिकरण, औद्योगिक जगत पे टिका हुआ है। हमारे पूरे संबंध, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, ये औद्योगिक समाज के परिप्रेक्ष्य में है। शुरुआती दौर में जब समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी 1838 में, उस वक्त भी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो प्रारंभिक समाजशास्त्री हैं, दुर्खेम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और भी इसके बाद भी कई समाजशास्त्रियों ने औद्योगिकरण को अपने अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु बनाया और सारे अवधारणाएं या थीसिस जो उन्होंने प्रस्तुत की हैं वो औद्योगिक समाज से संबंधित हैं। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा जर्मन के समाजशास्त्री मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्री चिंतन को एक नई दिशा दी। इन्होंने सामाजिक क्रिया, नौकरशाही, सत्ता, इनके आधार पे समाज को समझने का प्रयास किया। मैक्स वेबर का जो औद्योगिकरण में या औद्योगिक समाज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मैक्स वेबर का औद्योगिक समाजशास्त्र का जो चिंतन है, थॉट ऑफ मैक्स वेबर है, वो है अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी। वेबर ने अधिकारी तंत्र की एक व्यवस्थित व्याख्या सैद्धांतिक आधार पे की। उसके पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी ब्यूरोक्रेसी पे, नौकरशाही पे, लेकिन मैक्स वेबर ने जितने अच्छे तरीके से सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में ब्यूरोक्रेसी को या हम कहें नौकरशाही को प्रस्तुत किया, उतना आज तक किसी ने नहीं किया। अधिकारी तंत्र वो कहते हैं कि एक संस्कृत सामाजिक संस्करण है, एक स्ट्रेटिफाइड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। और आज तो हम देख रहे हैं नौकरशाही बहुत ज़्यादा हावी है। नौकरशाही का सब जगह प्रयोग होता है। नौकरशाही को बहुत जगह, नौकरशाही के बगैर कुछ काम ही नहीं होता। सारी हमारे क्रियाकलाप, सारी गतिविधियाँ, शासकीय गतिविधियाँ या शासन पूरी तरह से नौकरशाही के जकड़ में रहता है। नौकरशाही के आधार पर शासन चल रहा है। एक अर्थशास्त्री हुए हैं विंसेंट द गोत्रे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को स्पष्ट करने के लिए अधिकारी तंत्र का विश्लेषण किया था। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे समाज ऊपर, चाहे वो भारत हो या कहीं भी हो, भारतीय समाज या कोई भी, हर समाज में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। जैसे वर्तमान कोविड काल में तो पूरी तरह से राज्य का हस्तक्षेप हमारे जीवन पे प्रभावित है। राज्य ने तय कर दिया कि आपको घर में रहना है, आप घर के बाहर नहीं जाएंगे, आपको लोगों से दूरी रखना है। राज्य ने कहा कि आपको अपनी सुरक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना है, दिन में 10 बार हाथ धोना है। ये सब तो ठीक था इस सुरक्षात्मक दृष्टि से, लेकिन इसके बाद राज्य हमारे इसमें इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया है, वो तय कर रहा है कि एक जिले से दूसरे जिले में अगर आप जाते हैं इस पीरियड में, तो आपको उस जिले में पहले अपनी वास्तविकता बतानी पड़ेगी, किस काम से आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, सारे कागजात दिखाना पड़ेंगे और उसके बाद आपको 14 दिन आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा, मतलब सबसे अलग रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु है कि नहीं, ये ठीक था। इसके बाद हमारे जो संस्कार है, हमारे जो धार्मिक और कार्यक्रम है, सारे प्रतिबंधित कर दिए गए कि आप घर से ही करें। सार्वजनिक स्थानों में आप पूजा पाठ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, मैरिज वगैरह में कह दिया कि पहले 100 लोग थे, फिर 100 से घट के 50 हुए, 50 से 25, और अब तो यह है कि 10 लड़के वाले के और 10 लड़के वाले के 20 लोगों में आप, और वो भी उसमें लिमिट है। कुछ शहरों में तो उन्होंने 2 घंटे की लिमिट रखी है, किसी जगह 6 घंटे की लिमिट रखी है। उसमें भी कह दिया कि खान पान की कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, ये प्रतिबंधक। इसी तरह से मृत्यु संस्कार में भी सरकार के दिशा निर्देश में हमें मृत्यु संस्कार करना पड़ रहा है। इससे फायदा तो हुआ है, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ जैसे मृत्यु भोज जो होता था वो समाप्त हो गया है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है।
शादी ब्याह में जो अनावश्यक फिजूल खर्ची थी उस पर हमारे प्रतिबंध लगा है, लगाम लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता का हनन भी हुआ है। तो अधिकारी तंत्र, जैसा मैंने पहले कहा, शास्त्री विंसेंट द गोर्ने ने कहा था कि राज का हस्तक्षेप समाज पर पड़ रहा है और ये कहलाता है नौकरशाही। 1895 में मोजाका की पुस्तक थी द रूलिंग क्लास, उसने स्पष्ट किया कि नौकरशाही समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। मिशेल ने स्पष्ट किया कि नौकरशाही सबका समान अर्थ ऐसे विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों से है जो कार्यप्रणाली का स्टेप बाय स्टेप, कड़ी दर कड़ी पालन करते हैं। मैक्स वेबर ने जो औद्योगिक समाज में किसी भी संगठन के विवेकपूर्ण तरीकों के आधार पर अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नौकरशाही की व्यवस्था को अपरिहार्य माना है। वेबर कहता है कि किसी भी औद्योगिक समाज में, औद्योगिक समाज का जो संगठन है उसके जितने भी क्रियाकलाप हैं, उसके जो भी रैशनल तौर तरीके हैं, उसके आधार पे वो अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, उसको ब्यूरोक्रेसी अपनाना पड़ेगी। अब इस आधार पे वेबर ने जो व्याख्या की, उसने एक आदर्श प्रारूप बनाया था, एक उसने मॉडल बनाया था, उसके आधार पर उसने कुछ चीजें इसमें सम्मिलित की। वो कहता है कि ब्यूरोक्रेसी में उच्च श्रेणी का विशिष्टीकरण एवं क्रमबद्ध रूप से श्रम का विभाजन होता है। श्रेणी जो है उसका स्पेशलाइजेशन होता जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप श्रम विभाजन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर होता है। दायित्वों का कर्मचारियों में विभाजन किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी, कार्यरत कर्मचारी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारियां क्या हों, उनके कार्य क्या होंगे, उनका दायित्व क्या होगा, ये विभाजित कर दिया जाता है। सत्ता का पद क्रमानुसार संरचना स्थापित किया है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो शक्ति है, सत्ता है, पावर है, वो स्टेप बाय उसके पद के हिसाब से, मैनेजर के ज़्यादा स्टेप होंगे, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर के कुछ कम हो जाते हैं, फोरमैन के कम हो जाते हैं, सुपरवाइजर के कम हो जाते हैं, ऑफिस में सुपरिटेंडेंट के कम हो जाते हैं, लेबर के कम हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार से पद के अनुसार क्रमानुसार नीचे से ऊपर आप देखिए पद का स्टेटस बढ़ता जाता है, जिसमें निर्देश और दायित्व के दायरे, जो निर्देश है, डायरेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे पद का स्पष्टीकरण होता है। फिर वो कहता है नियमों की औपचारिक संस्था व्यवस्थित किया जाता है। मतलब ब्यूरोक्रेसी में हम नियमावलियों की एक संस्था, इंस्टीट्यूशन व्यवस्थित करते हैं, जिसमें प्रशासन को लिखित प्रलेखों पे चलता है। नौकरशाही लिखित प्रलेख है, रिटेन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे चलती है। अधिकारी तंत्र में निर्वैयक्तिक संबंधों को महत्व देता है, मतलब कोई भी संबंध नहीं। अगर मैं और मेरा भाई एक ही संस्थान में काम कर रहे हैं तो हमारे संबंध नहीं रहेंगे, हमारे संबंध वही रहेंगे जो संस्था के हैं। अधिकारी तंत्र में अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता और तकनीकी ज्ञान के आधार पर होती है। किसी भी संस्थान में जो अधिकारी तंत्र है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसकी नियुक्ति का आधार ही रहता है, उसकी क्वालिफिकेशन तय की जाती है, योग्यता तय की जाती है, उसका टेक्नोलॉजिकल नॉलेज देखा जाता है, इसके आधार पर फिर नियुक्त किया। ऐसे किसी को भी हम उसमें नहीं कर सकते। इसमें दीर्घकालीन सेवा की व्यवस्था, हमने देखा ना, हमारे यहाँ 60 साल में रिटायरमेंट है, प्रोफेसर 65 में हो रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार से दीर्घकालीन सेवा की व्यवस्था की जाती है। वरिष्ठता और योग्यता को विशेष महत्व दिया जाता है। वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान होता है। ये नहीं कि एक व्यक्ति जिस पोस्ट पे आ गया तो जीवन भर उतने नहीं, वो आगे आगे बढ़ के एक IAS आता है, लेकिन बाद में चीफ सेक्रेटरी से रिटायर होता है। आपके क्रियाकलाप के लिए एक पारिश्रमिक की व्यवस्था होती है, निश्चित वेतन मान दिया जाता है, निश्चित वेतन का प्रावधान होता है। ये सारी चीजें जो हैं, मैक्स वेबर ने कहा ये कुछ ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख तत्व हैं। इसमें वो कहता है ब्यूरोक्रेसी अधिकारी तंत्र को, उसने कहा स्वतः प्रभाषित नियमावली है, इसमें पदों का संस्करण होता है, कार्य संस्कृति होती है, औपचारिकता होती है, कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा दी जाती है, सुनिश्चित सेवा अवधि होती है, कार्यकाल में पदोन्नति मिलती है, लिखित दस्तावेज, रिटन डॉक्यूमेंट और अभिलेख होते हैं, कर्मचारियों में निर्वैयक्तिक संबंध होते हैं, और ये कंप्लीट एक सुपरिभाषित कार्यप्रणाली है। वो कहते हैं औद्योगिक संगठन में कार्य करने के लिए एक सुपरिभाषित कार्यप्रणाली है। जूलियस फ्रेंड ने मैक्स वेबर के अधिकारी तंत्र के सिद्धांत का उन्होंने भी विश्लेषण किया है। जूलियस फ्रेंड कहते हैं प्राचीन मिस्र, रोमन, चीन, एशिया, यूरोप के कई देश और प्राचीन युग में राजतंत्र जो था के अधीन अधिकारी तंत्र की व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन वो उतनी ज्यादा व्यवस्थित नहीं थी जितनी मैक्स वेबर ने कराई।
वो कहता है पहले भी थी। तो अधिकारी तंत्र जो है उसको अगर हम देखें तो वह तंत्र है जो तर्क विधिक सत्ता को लागू करता है, जो लॉजिकल और लीगली अथॉरिटी को लागू करता है, इंप्लीमेंट करता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का विस्तृत विवेचन किया और उन्हें ये जो मैंने आपको बताया ना कुछ पॉइंट जो है उनके आदर्श प्रारूप की परिकल्पना है। इसके आधार पर वेबर कहते हैं नौकरशाही की व्यवस्था औपचारिक तर्क संगत की सामाजिक अभिव्यक्ति है। औपचारिक तर्क संगत की सामाजिक अभिव्यक्ति है। इसमें औपचारिक जो तर्क संगत का विशिष्ट अभिप्राय है, बोले इसका विशेष रूप से देखना चाहिए। आधुनिक जो हमारी नई जो अभी चल रही आधुनिक ब्यूरोक्रेसी है, इसमें वंश परंपरा, व्यक्तिगत संबंध, विश्वास और भावुकता का कोई स्थान नहीं। पहले जो प्राचीन काल में जो चलती थी, जो का उल्लेख जूलियन फ्रेंड ने किया है, उस वक्त क्या होता था, वंश परंपरा चली जाती, एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, वो उनमें आपस में व्यक्तिगत संबंध भी हो जाते थे, राजा के विश्वास होती थी, भावनाएं होती थी, भावुकता। लेकिन आज की ब्यूरोक्रेसी में ये चारों चीजें, ना तो वंश परंपरा है, ना व्यक्तिगत संबंध है, ना ही विश्वास की बात हो रही है, ना ही भावुकता। इसमें सिर्फ नियम और प्रक्रिया को महत्व दिया। जो नियम है उसके आप देखिए, लॉकडाउन पीरियड में सरकार ने घोषित करा कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मास्क लगा के निकलेंगे, मास्क लगा के नहीं निकलेंगे, बिना किसी उसके कोई भी हो चालान हो रहा है। वेबर की नौकरशाही जो है व्यवस्था तर्क संगत प्रभुता की संरचना है। वो कहते हैं इसमें तर्क विधिक सत्ता की विशिष्ट अभिव्यक्ति है, मतलब लॉजिकली जो है शक्ति को बताया जाता है। शक्तियां तभी तर्कपूर्ण, नियमानुकूल और वैध कही जाती हैं जब इसका उपयोग औपचारिक व्यक्ति निरपेक्ष नियम और प्रावधानों के द्वारा करे, जो नौकरशाही की संरचना में है। फिर दूसरी चीज वेबर कहता है नौकरशाही में अपने सदस्यों के तर्क संगत कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। वो विकास और पूंजीवाद के तर्क संगत विकास के बीच में एक तर्कपूर्ण संबंध है। नौकरशाही लिखित दस्तावेजों पर आधारित है। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे जो लिखित होते हैं उसी के आधार पर आपको, अगर आपको छुट्टी चाहिए, आप किसी संस्थान में काम करते हैं, आपको छुट्टी चाहिए, तो सबसे पहले आपको एक राइटिंग में लेटर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो अधिकारी तंत्र तक जाएगा, फिर उस पर आप पे करेगा कि वास्तव में आपको दी जाए कि नहीं दी। ये कर्मचारियों के लिए वेतन, निश्चित वेतन मिलता है, आर्थिक सुरक्षा है, समय समय पे पदोन्नति दी जाती है। ये जो था मैक्स वेबर का, इसके आधार पर उन्होंने जो औद्योगिक संगठनों की व्याख्या की है, औद्योगिकरण का, औद्योगिक समाज का विवेचन किया है, उसमें अधिकारी तंत्र बहुत महत्वपूर्ण था। जो कहते हैं वास्तव में ये एक निरंतरता है, क्योंकि कर्मचारी आते जाते रहते हैं, स्थानांतरण होता है, नए पदाधिकारी आते हैं, फिर जाते हैं, सेवा काल जब खत्म हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसके बाद में या मृत्यु हो जाती है या किसी कारण से छोड़ देता है, उस पद की फिर से नियुक्ति की जाती है, उस पद को भरा जाता है। अर्थात ब्यूरोक्रेसी में, संगठन में जो ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था है, कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, नियम और प्रावधानों पर आधारित। ये एक ऐसा है जो पारिवारिक मसला नहीं है, इसमें पारिवारिक नहीं है कि मेरे घर का मामला, ऐसा नहीं है। इसमें ना तो कोई व्यक्तिगत संबंध होते हैं, ना दोस्ती, कोई नहीं चलता। सिर्फ जो अधिकारी तंत्र कठोर नियमों पर आधारित है। जो नियम है तो वो नियम है, उस नियम के तहत आपका रिश्तेदार हो, आपका परिचित हो कोई भी, आप उसके लिए उस नियम से हटके कुछ नहीं कर सकते। इसमें विशिष्टता और एकता होती है। अब देखिए, आजकल हर कोई अपने आप को, स्पेशलाइजेशन का जमाना है, विशिष्टता है। वे संस्थान जो इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, आज सबसे ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। जो अपने क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में जितना ज़्यादा अपना कौशल दिखाता है, वो उतना ज़्यादा ही होता है। और फिर अधिकारी तंत्र में व्यक्ति की क्षमता, कर्मठता, कौशल और योग्यता का विशेष महत्व है। इसमें कोई संबंध नहीं, निर्व्यक्तिक, किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं, संस्करण है, स्टेप बाय स्टेप संस्करण रहते हैं, पदक्रम रहता है। एक आदेश जो देगा, फिर दूसरे को देगा, फिर दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा, और लास्ट में पहुंचता है। तो ये है एक आदेश है। जैसे ऊपर से मुख्यमंत्री का आदेश हुआ, मुख्यमंत्री का आदेश आया तो प्रमुख सचिव के पास आया, प्रमुख सचिव ने अपने मुख्य सचिव को दिया, उसके नीचे कमिश्नर को दिया, कमिश्नर ने कलेक्टर को दिया, कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर को दिया, फिर प्रशासनिक अधिकारी को दिया, फिर वहां से वो लिपिक के पास जाता है, लिपिक के पास से होके फिर जनसाधारण के पास जाता है। लिखित दस्तावेज है, बिना राइटिंग में कुछ होता नहीं है। सेवा काल सुनिश्चित है, पदोन्नति है, स्पष्ट दायित्व है, कर्मचारियों की सुरक्षा है, अधिकारियों पर नियंत्रण होता है। इसमें प्रशिक्षण भी लेना पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी में कार्य करने के लिए आपको प्रशिक्षण देना पड़ता है। इसकी अपनी एक आधारभूत संरचना होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, कर्मचारियों के लिए टेबल, कुर्सी, कैंटीन की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्वच्छ पेयजल, प्रदूषण, सैनिटाइजेशन, ये सारी व्यवस्थाएं आधारभूत हैं।
इसमें क्या होता है कि अधिकारी तंत्र में जो अधिकारी वर्ग है वो व्यवसाय का विशेष महत्व होता है। अधिकारी के लिए कार्यालय का काम, जो ऑफिस है हमारे लिए, हमारा ऑफिस ही हमारा व्यवसाय। अधिकारी तंत्र में अधिकारियों की दक्षता, कौशल है ना, स्किल विशेष महत्व। दक्षता प्राप्त करने के लिए उसे विशेष प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें अधिकारियों की प्रस्तुति और भूमिका उनकी योग्यता के अनुसार, जैसे प्रिंसिपल की प्रस्तुति अलग है, उसको प्रस्तुति है प्रिंसिपल की तो उसकी भूमिका अलग होगी, शिक्षक की भूमिका अलग होगी, चपरासी की अलग होगी, क्लर्क की अलग होगी, लाइब्रेरियन की अलग होगी, स्पोर्ट्स ऑफिसर की। सभी की अपने पद के अनुरूप योग्यताएं रहती हैं। वेबर के अनुसार अधिकारियों के समाज में विशेष प्रथा है। कलेक्टर का बहुत सम्मान है, प्रिंसिपल का बहुत सम्मान है, प्रोफेसर का बहुत सम्मान है, उतना व्यापारी वर्ग का नहीं। और इसमें अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति ईमानदारी से काम करे, कार्य संबंध जो भी कार्य निर्धारित कर दिया गया है उसको कार्य करना है, बहुत अपने कौशल दक्षता के साथ करे। अब इसके इतने अच्छी व्यवस्था जो औद्योगिकरण में है ब्यूरोक्रेसी की, इसकी कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। मैक्स वेबर ने अधिकारी तंत्र के सिद्धांत को विशेष महत्व तो दिया है। वो कहता है ये सिद्धांत उसने कहा ही अपरिहार्य है, लेकिन इसका कईयों ने विरोध किया है। मर्टन कहते हैं कि अधिकारी तंत्र के दुष्प्रकार का विश्लेषण गंभीरता से नहीं किया है, ये समाजशास्त्रीय अनुसंधानों पर आधारित नहीं है, वो कहते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे कहा गया है कि इसने अधिकारी तंत्र में निहित भेदभाव, अलगाव और शोषण के चरित्र को तो आपने बताया ही नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में अलगाव भी होता है। अफसर और उसके जो नीचे के कर्मचारी, उनके बीच में भेदभाव होता है, अलगाव। कई बार जो चापलूसी करता है अफसर उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेबर ने इनकी नहीं बताई। लेकिन कितना भी, मैंने पहले भी कहा कि श्रम विभाजन का एक उत्तर है, आदर्श प्रारूप है ब्यूरोक्रेसी, और कितना भी इनकी आलोचना की जाए, इस आदर्श प्रारूप की कितनी भी आलोचना की जाए, लेकिन फिर भी वास्तव में समाज में, औद्योगिक संगठनों में जिसका ज़्यादा महत्व है, इसमें आप देखेंगे वेबर के जो सिद्धांत हैं ब्यूरोक्रेसी का बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हर जगह चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी के कारण ही आज लॉकडाउन पीरियड में भी आपने देखा कि ऊपर से जो आदेश आता है, आजकल तो बहुत आपके मोबाइल पे आ जाता है, आपको उस मोबाइल पे आदेश पे आपको पालन करना पड़ रहा है। तो ये ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत है जो औद्योगिक समाजशास्त्र में मैक्स वेबर के थॉट को प्रदर्शित करता है, उनके चिंतन को प्रदर्शित करता है कि उन्होंने अपना जो समाजशास्त्रीय चिंतन, सामाजिक क्रिया और सत्ता के साथ साथ उन्होंने नौकरशाही की जो अवधारणा दी थी, वो आज भी औद्योगिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, एक महत्वपूर्ण थीसिस है, एक महत्वपूर्ण विचार है, जिसका कि आज सारे औद्योगिक जगत में पालन किया जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है।